तो सपनों के शहर के चक्कर में हम दिल्ली आए। बिहार से आए थे तो वैसा इंग्लिश तो था नहीं, तो अंग्रेज देख के थोड़ा सा एक डर सा महसूस होता था, पता नहीं कि मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा, क्या करूंगा। बिहार जाना होता था तो कहते थे छुट्टी चाहिए, तो मना कर देता था, नौकरी छोड़ के चले जाओ। जो सपना था वो टूटता हुआ। हाँ, एक यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराया जिसका नाम दिया दिल्ली विद्युत मजदूर संघ। हार्डवेयर का और हार्ड वर्क हाँ। में बिहार के लोग जी। ऐसे भी जाने जाते जी, अच्छा काम, अच्छा सब कुछ दिखे, ईमानदार सरकार वाला, वो हमें दिखा नहीं। हमारे पास 148 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के बीजेपी का दामन थामने को तैयार है, क्योंकि करप्शन मुक्त दिल्ली देखना है हमें। तो करप्शन मुक्त दिल्ली के लिए हमें लगता है कि भाजपा से अच्छा कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि जब नारा मोदी जी ने दिया है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो मकान तो इन लोगों को मिलेगा। आप चाहते हैं कि सुशासन की सरकार बनी रहे, तो भाजपा सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार आपके पास मिलेगी नहीं। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ एक ऐसे विशेषज्ञ के तौर पर व्यक्ति को लेकर आए हैं जो ऑफिसर होने के साथ साथ मजदूर के लिए काम करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ दिल्ली विद्युत मजदूर संघ के महासचिव चंद्रकेतु मिश्रा जी आए हुए हैं और इनके साथ हम चर्चा करेंगे। चंद्रकेतु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको अपने दर्शकों से रूबरू कराते हुए ये जानना चाहेंगे कि आपने जब दिल्ली में अपना पदार्पण किया, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से दिल्ली आते हैं रोजी रोटी के तलाश में, जीवन यापन के तलाश में। आप जब दिल्ली आए तो कहाँ से आपने अपने करियर का शुरुआत किया? जी, पहले तो मैं पीछे से बिहार से हूँ। बिहार में मेरा भागलपुर के पास गांव है मिश्रापुर। मैं मिश्रपुर का रहने वाला हूँ। और शुरुआती दौर में जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली हम रोजगार के तलाश में आए थे, क्योंकि हमारा BCA कंप्लीट हो चुका था उस समय और हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद यहाँ पर सब जगह गए मिलने जुलने के लिए कि हमें कहीं जॉब मिल जाए। हर किसी की यही जी, तो हम इसी के लिए दिल्ली आए थे कि हम यहाँ पे नौकरी करेंगे, नौकरी करके जैसे सब लोग चलते हैं उस हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली में मैंने देखा, पहले तो हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सपनों का शहर है दिल्ली, सपनों का शहर है। बिल्कुल। तो सपनों के शहर के चक्कर में हम दिल्ली आए। दिल्ली में सब कुछ देखा कि कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे लोग, जैसे हम लोग खुले जगह पे रहने वाले लोग यहाँ आए तो यहाँ हमने फ्लोर वाइज देखा कि फ्लैट में रहते हैं और एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा। जो सपना था वो टूटता हुआ। हाँ, जो सपना मेरा था कि हम दिल्ली ऐसे शहर को देखना चाह रहे हैं, जो सोच के आए थे दिल्ली का प्लेटफॉर्म ऐसा होगा, वो ऐसी होगी, सड़कें इतना अच्छा, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे, ये सोच के हम चले थे। दिल्ली आए तो यहाँ का हमने देखा सड़क वही बदहाल स्थिति में। स्टेशन पर उतरे जब देखा कि ये नई दिल्ली स्टेशन, तो मुझे लगा कि हमारे भागलपुर और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। फिर स्ट्रगल का टाइम शुरू हुआ हमारा कि हम जब दिल्ली आए तो फिर हम सबसे बात करना शुरू किए कि भाई साहब, मैं दिल्ली आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ नौकरी करने के लिए। BCA कंप्लीट है, MCS से CCNA ये मेरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन था, ये भी मैंने कंप्लीट किया है, कहीं जॉब मिले। तो जॉब की तलाश में हम सब जगह गए, इंटरव्यू दिए। तो ये सबके दिमाग में पहले से था कि ये बाहरी और बिहारी, उस समय ज़्यादा हो। हाँ, अब तो कम हो गया है, उस समय बहुत ज़्यादा। जी, उस समय सभी के दिमाग में यही था कि अरे बिहारी है ये, इसको छोड़ो। तो ऐसा चलता रहा। तो हम लोग भी कभी उत्तम नगर, कभी जो है आपका गुड़गांव, कभी नोएडा, सब जगह जाके इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं सिलेक्शन हो रहा था। क्योंकि हम बिहार से आए हैं तो बिहार में क्या था कि इंग्लिश कंपलसरी था सिर्फ, कि आपको 30 नंबर मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इसलिए हम लोगों का साइंस बहुत अच्छा था, मैथ साइंस सब कुछ मेरे बहुत बढ़िया थे। लेकिन जैसे हम इसमें आए तो पता चला कि भाई यहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है और बिना इंग्लिश का कुछ भी नहीं। तो हमने धीरे धीरे उस पर भी काम शुरू किया। तो इसके बाद जब हम शुरुआत किए, यहाँ पे हमारे एक मित्र रहते थे उत्तम नगर में, मैं उनके पास गया। उनका एक हार्डवेयर का दुकान था, तो मुझे लगा कि इनके पास अगर हम जाएंगे हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, सिखाया तो नहीं, खाना पीना खिलाया,
खाना पीना खिला के, मतलब मैं 10 दिन गया उनके पास, 10 दिन में सिर्फ यही हुआ कि खाना पीना खिला के विदा कर देते थे, सिखाया नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों नहीं सिखाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं उनका बिजनेस करने लगूंगा जो वो कर रहे हैं, तो वो तो था ही नहीं मेरे दिमाग में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम लोग फिर जो है वेरिटास नेट बैकअप का कोर्स करना शुरू किए। अच्छा। ये सीमेंटेक का एक प्रोडक्ट है जो बैकअप के लिए यूज़ होता है बड़ी कंपनियों में। उसका क्लास हमने शुरू किया, तो जितने भी मित्र थे अलग अलग कंपनी में काम करते थे, तो उन लोगों से मैं मिला कि भाई साहब मेरे लिए एक रोज़गार देखें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ इस पर। उन लोगों ने बताया तो हमें जो है यहाँ पे पहला जॉब मिला 2000 का, 2000 रुपये मिले। 2000 रुपये महीना? हाँ, 2000 रुपये महीने के हिसाब। कौन से कंपनी में? ये था वेलकम कंप्यूटर सॉल्यूशन, जो महारानी बाग के पास है। अच्छा। मैं सब जगह गया, बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिया, सभी लोग कहते थे अरे बिहार से हम लोग हैं इसलिए हम लोगों को नहीं रखता है। बोलो ठीक है। तो वेलकम कंप्यूटर सॉल्यूशन हमारा महारानी बाग में है। हम वहीं पे गए, किसी ने रेफरेंस दिया कि भाई जाओ वहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए जगह खाली है। तो मैंने बोला भाई हम लोगों को रखेंगे? बोले बिल्कुल रखेंगे, जाओ। गया, इंटरव्यू दिया, क्योंकि बिहार के लोग जो है बहुत कर्मठ होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। इसके वजह से हम लोगों ने हार्डवेयर वाले पे हार्डवेयर नेटवर्किंग जो कोर्स किया था वो सब कुछ दिमाग में था कैसे चलाना है। हार्डवेयर का और हार्ड वर्क हाँ। में बिहार के लोग जी। ऐसे भी जाने जाते जी, हैं जी, और जी। मेहनत से ही साबित करके यहाँ पहुंचे। जी बिहार के लोग, अगर आज बिहार के लोगों से लोग नफरत करना बंद किया है लोगों जी। ने, उसका कारण भी यही है कि हार्ड उन्होंने वर्क। बहुत मेहनत किया है। नहीं तो बदनामी के अलावा कुछ नहीं थी पहले जी। बिहार के लोगों के साथ। हमने भी बहुत स्ट्रगल किया था, मैं जी, जी। पहले आया था। जी और उस जमाने में 93-94 में मैं अपनी बात करता हूँ आपको, जी। जब इधर बदरपुर साइड में था, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो चाहे जाट गुजर जो भी हो, पूरे तुगलकाबाद में 90 से पहले के मुझे लगता है गिने चुने लोग मैट्रिक पास थे। हाँ ठीक है। 10 से 20 लोगों से ज्यादा, चाहे रमेश विधूरी जी हों, रामवीर विधूरी जी 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 हों। जी। तो यही हुआ कि हम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू दिया तो सौरभ गांधी थे उसके मालिक। तो गांधी जी से मिला, नमस्कार किया, तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। बोले प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया तो बोला बहुत बढ़िया लड़का है। बोले तनख्वाह? तो हम तो फ्रेशर थे, हमें तो लग रहा था कि बस ये रख लें। तो उन्होंने बोला कि नहीं 2000 रुपये हम तनख्वाह देंगे, एक्सपीरियंस तो हाँ। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। हमने काम शुरू किया। मैं मंडावली में रहता था, मंडावली से आना जाना हमारा होता था यहाँ पे। और एक छोटा सा है इसमें कि जब हम पहली बार मंडावली से इधर की तरफ आ रहे थे तो दिल्ली में हमें 2 लोग मिले किसी बस स्टॉप पे। मैंने उनसे रास्ता पूछा कि भाई साहब महारानी बाग जाना है, रास्ता बताएं। तो मुझे 2 लोगों ने 2 रास्ते बताए। एक रास्ता लक्ष्मी नगर की ओर जा रहा था और दूसरा रास्ता साउथ एक्स वाले रूट पे। तो हम गलती से लक्ष्मी नगर वाले बस पे चढ़ के चले गए। अच्छा। वापस हम जहाँ से आए थे उधर ही घुस गए, वही पहुँच गया। फिर किसी ने बोला अरे आप उल्टा आ गए हैं, इस बस पे नहीं जाना था, उधर 534 नंबर पे जाइए, वो महारानी बाग उतारेगी। तो फिर हम 534 के सफ़र किए, फिर हम महारानी बाग उतर के ऑफिस जाना शुरू किया। यहाँ पे हम स्ट्रगल करते रहे। 2007 से मैंने फरवरी 2008 हमने वेलकम कंप्यूटर सॉल्यूशन में काम किया। फिर हमारे पास एक ऑफर आया, टेक पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ओखला में है। उससे आया कि आपको स्टीरिया कंपनी का प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो है नोएडा में, उसमें आप ज्वाइन करें। और हमारा एक सीएससी में भी क्लाइंट है, सीएससी क्लाइंट है कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन नोएडा। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे ज्वाइन कराएंगे। तो मैंने बोला तनख्वाह क्या मिलेगा? बोला 4000 देंगे। तो मुझे ये लगा कि 1 महीने में हम 2000 से 4000 पे पहुँचे, डबल तनख्वाह हुआ। और इतना खुशी था कि वो खुशी मुझे आज नहीं मिलता है। वो खुशी ऐसा खुशी था कि उस 2000 वाले में मैंने अपने लिए सिर्फ 200 रुपये रखे थे, 1800 रुपये भाई को, पापा को, मतलब जो मन किया वही किया। 200 रुपये अपने लिए बचा के रखे थे, पहला तनख्वाह था मेरा। और उससे ज़्यादा पापा को खुशी हुआ कि चलो, मतलब 2000 रुपये जो है, 2000 रुपये का जो मुझे तनख्वाह मिला, उससे ज़्यादा का तो पापा मिठाई बंटवा दिए होंगे। क्योंकि मेरे पिताजी साइंस टीचर हाई स्कूल के,
और मेरे दादाजी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे वेद पे, डॉक्टर जनार्दन मिश्रा, जो TNJ कॉलेज के प्रिंसिपल थे पहले। उन्होंने बहुत सारा बुक भी लिखा, भारतीय प्रतीक विद्या, वेद और भारत। तो उनका संस्कार, हमारे पिताजी का जो परिश्रम है, उसी की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो फिर हमने शुरुआत किया, टेक पार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया। फिर उन्होंने मुझे CSC भेज दिया, कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन नोएडा। वो प्योर कॉर्पोरेट था, जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज दिखते थे, और बिहार से आए थे तो वैसा इंग्लिश तो था नहीं, तो अंग्रेज देख के थोड़ा सा एक डर सा महसूस होता था, पता नहीं कि मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा, क्या करूँगा, ऐसे मन में विचार चलते थे। फिर भी हमने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ पे काम करना शुरू किया तो 3 साल मैंने लगातार काम किया। बहुत सारे अवार्ड मिले वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि सबने बोला कि नहीं, ये जो है बिहार से जो लड़का आया चंद्रकेतु मिश्रा, इसका हार्डवेयर और नेटवर्क ज़बरदस्त है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता था, टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम होता, सारे फंसते थे, तो वो टेक्निकल सपोर्ट हम कर दे के उसको ठीक करके, हार्डवेयर का जो भी पार्ट्स होता था वो सारे चेंज करके देते थे। धीरे धीरे हम उसमें NMG ग्रुप को ज्वाइन किए, नेटवर्क मैनेज ग्रुप, जो कि सब जगह का नेटवर्क देखता था, उस फील्ड में गए। फिर हम धीरे धीरे वहाँ से हम आगे बढ़े। फिर हम अदानी ग्रुप को ज्वाइन किए नोएडा, गुड़गांव में। अच्छा। सेक्टर 32 में था वो। तो वहाँ पे हमने ज्वाइन किया, वहाँ का देखा काम करने का तरीका। काम बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय ये था कि अगर आप 1 घंटा लेट हो जाते थे तो छुट्टी लग जाता था। छुट्टी मिलता भी नहीं था हम लोगों को। बिहार जाना होता था तो कहते थे छुट्टी चाहिए, तो मना कर देता था, नौकरी छोड़ के चले जाओ। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि जो दिक्कत मुझे हो रहा है वो दिक्कत आगे आने वाले जनरेशन को ना हो, इसके लिए हमने एक काम शुरू किया। हम लक्ष्मी नगर में कोचिंग सेंटर खोले, जिसका नाम CMC रखा। अच्छा। कंप्यूटर मैनेज ग्रुप। ठीक, हमने वो चलाया। वो वहाँ पे जितने भी लड़के हमारे पास आते थे, वो सब ऐसे लोग थे जो कि बिहार से आए दिल्ली पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। उसके गार्जियन पैसा नहीं देने लगे। उस केस में जो है वो कोई कहता था मैं गार्ड का नौकरी कर लूँगा, कोई कहता था मैं कुछ और कर लूँगा। तो मेरे दिमाग में आया कि ये लोग पढ़ने के लिए आया था, एक भविष्य बनाने के लिए आया था। अगर ये गार्ड का नौकरी करेगा ग्रेजुएट लड़का, तो ये फिर ठीक नहीं है। तो हमने अपने कोचिंग सेंटर में निस्वार्थ भाव से सबको पढ़ाना शुरू किया। जो मुझे आता था, जो मुझे एक्सपीरियंस था हार्डवेयर नेटवर्किंग का, ये कोर्स मैंने फ्री में देना शुरू किया। तो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, सब लोग पढ़ाई कर रहे थे। मतलब जॉब के साथ में ये? हाँ, जॉब के साथ में कर रहा था इसको। काम था। और इसके साथ साथ मैंने किया कि तब तक मेरा इंटरव्यू BSCS के लिए हुआ। BSCS जब मैंने पता किया कि क्या है, नहीं है, कैसे है, तो बोला कि मिश्रा जी जो आप काम करते हैं वही काम वहाँ भी है, और गवर्नमेंट साइट है, जो कि सेमी गवर्नमेंट साइट था। गवर्नमेंट साइट बताया तो मुझे भी लगा कि चलो कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम ज्वाइन किए। यहाँ पे आने के बाद हमें टाइम मिला। जो हम मेहनत 2 घंटे करते थे उन बच्चों पे, वो हम 6 घंटे 4 घंटे करने लगे। यहाँ से फ्री होते ही हम अपना काम शुरू कर देते थे, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हमारा जनरल शिफ्ट था। हमने काम शुरू किया, सबको पढ़ाया लिखाया। अभी तक मेरे 168 बच्चे हैं जो IT के क्षेत्र में अन्य कंपनियों में जॉब कर रहे हैं आपके द्वारा। हाँ, जिसके आज तक का ये रहा सोशल कॉज जी, बहुत बड़ा काम जी है आपके द्वारा किया हुआ, और मुझे लगता है कि इसकी सराहना होनी चाहिए जी। ये। तो यहीं से मुझे लगता है आपने पॉलिटिकल जी 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 करना शुरू किया होगा। जी। तो हमने ये शुरुआत कर दिया था। तो धीरे धीरे सबको ट्रेनिंग देना। फिर BSCS में मैं निज़ामुद्दीन में बैठता था, तो यहाँ पे बच्चे लोग को ट्रेनिंग देने का काम हमने शुरू किया। अच्छा, मतलब कंपनी के? हाँ, कंपनी के थ्रू। कंपनी में बात किया कि जो बच्चे लोग हैं जो कॉलेज से आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दें, ये करके हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। और BSCS ऐसे संस्थान में हमारे बच्चे लगभग 70-72 लड़के हैं हमारे इस इंडस्ट्री में जी, जो आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ के और हाँ यहाँ जॉब कर रहे हैं। वो सारे बच्चे आज के डेट में कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई जो है IT एसोसिएट है, कोई जो है सर्वर सीनियर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरीके से सारे लड़के लगे। ये हम काम करते गए तो हमारे दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ अलग करें।
उस बीच में हमने एक संस्था बनाया, अपना पूर्वांचल परिवार, अच्छा। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आकाश शर्मा जी रहे और मैं उसका महामंत्री बना, राष्ट्रीय महामंत्री। ये हमने एक संगठन बनाया पूर्वांचल के लिए कि पूर्वांचल के लोगों को मजबूती हम कैसे करें। हम हर जगह गए जहाँ पे जो बड़े लोग थे, आईएएस लॉबी था, उनसे मिले, जो किसी संस्थान के डायरेक्टर हैं उनसे मिले, सभी लोगों से मैं मिलना जुलना शुरू किया। हम दोनों भाई जाते थे, जाके बात करते थे, भाई साहब ऐसा है, ये आपको भी पता है कि रोजगार नहीं है बिहार में, इसीलिए हम दिल्ली आए हैं, अगर वहाँ पे रोजगार होता तो हम दिल्ली नहीं आते। ये सोच के उनको सारा कुछ बताया, तो उन्होंने भी, जितने लोग थे उनको भी ये लगा कि पहली बार एक ऐसा संस्था बनाया इन लोगों ने, अपना पूर्वांचल परिवार, जिसमें अपनत्व की भावनाएं दिखती हैं। ये संस्था हम लोगों ने चलाया। उसी बीच में आम आदमी पार्टी का शुरुआत हुआ। ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, जिस समय की आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे एनजीओ के रूप में ये आना शुरू किए। उस समय हमने अपना पूर्वांचल परिवार बनाया था। तो फिर पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी का। तो उन लोगों ने बोला कि चंद्रकेतु जी आप लोग आइए, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, ईमानदार सरकार। तो हमें भी लगता था कि करप्शन मुक्त दिल्ली तभी होगा जब हम अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये सब चीज़ चला। हम उसके पैरेलल में अपना पूर्वांचल परिवार चला रहे थे। अपना पूर्वांचल परिवार उस समय ऐसा चल रहा था हमारा कि 10 से 12 हज़ार लोग दिल्ली में जुड़ गए थे हमसे। अच्छा। 10 से 12 हज़ार लोग जुड़े हुए थे और उसमें ये चल रहा था कि हम कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देते थे। अच्छा। कहीं किसी के साथ कोई घटना घटा तो हमारे दिमाग में यही चलता था, जैसे कहीं किसी का पता चला एक्सीडेंट हुआ या जानबूझ के उसको मार रहे हैं लोग, या पुलिस ने जानबूझ के पकड़ लिया, क्यों ये बिहार के लोग हैं, ऐसा इनके दिमाग में मानसिकता इन लोगों का ऐसा हो गया था। तो हम लोग क्या करते थे, घेराव कर लेते थे। हमने इतना टीम बना दिया था दिल्ली में कि हर जगह हमारे 25-30 लोग मिलते, आपको 25-30 लोग हर जगह इकट्ठा रहते थे कि जिसको फ़ोन किया कि हाँ उस एरिया में देखिए, वहाँ मिलिए, वहाँ के एसएचओ से बात कीजिए, हमारी बात कराइए, हमसे बात नहीं हो पा रहा है हमारे अध्यक्ष जी से बात करिए। लेकिन सारा कुछ करके हम लोगों ने इसको चलाया। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते थे। धीरे धीरे लोग बहुत सारे जुड़े, बहुत सारे आईएएस पदाधिकारी भी जुड़े, आईएएस अफसर जुड़े, अलग अलग कंपनियों के लोग जुड़े। तो उन्होंने देखा जो हमारा जो सिस्टम था जोड़ने वाला, कि हम जो है 148 से आज 168 लोगों को नौकरी पे लगा रखे हैं, उसके बारे में जिन जिन लोगों को पता चला वो बोला कि नहीं आपका बड़ा अच्छा काम है मिश्रा जी, कभी हमारे लायक कुछ होगा तो बताइएगा। तो ये सब हम करते रहे। फिर 2019 में 19 का टाइम था, मतलब आम आदमी पार्टी से मोह भंग होने का। 2019 में मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से। और उसके बाद मैंने फिर बात किया नीरज तिवारी जी से, अखिलेश चंद्रा जी से, दिनेश भैया से बातचीत कराया इन लोगों ने। फिर उस समय आदेश गुप्ता जी होते थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बोला कितने लोग हैं आपके साथ, तो हमने बताया 148 लोगों की सूची है हमारे पास, 148 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के बीजेपी का दामन थामने को तैयार है, क्योंकि करप्शन मुक्त दिल्ली देखना है हमें। तो करप्शन मुक्त दिल्ली के लिए हमें लगता है कि भाजपा से अच्छा कोई पार्टी नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा विचार है तो ठीक है, हम आपको जो है बीजेपी ज्वाइन कराते हैं। 23 अगस्त 2019 में हमने जो है बीजेपी का दामन थामा। 148 कार्यकर्ताओं के साथ हमने बीजेपी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उस समय मुझे लगता है 18 मीडिया वाले ने कवर किया था। अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे चंद्रकेतु मिश्रा तो वो आता है कि वही वाला फोटो दिखता है कि इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी का को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। और धीरे धीरे मुझे पहले नमो सेवा केंद्र का जो है प्रदेश सह संयोजक बनाया गया, फिर स्वच्छ भारत अभियान का प्रदेश सह संयोजक बनाया गया। धीरे धीरे आज मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी किसान मोर्चा। अब क्या है कि ये सब जब चलता रहा हमारा, तो हमारे यहाँ पे बीएसईएस में अलग अलग यूनियनें चलती थी। अच्छा। तो हमें लगा, हम पहली बार उस समय गए उनसे मिलने के लिए, एक लेटर हमने तैयार किया। हमारी कंपनी में हेस्मा लगा हुआ है। अच्छा। 8 साल से। ये क्या होता है हेस्मा? हेस्मा हरियाणा का एक एक्ट है जिसके अंदर ये होता है कि आप ऑफिस के अंदर कोई मीटिंग नहीं कर सकते। अच्छा।
ऑफिस में कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, किस जो भी करना है वो ऑफिस से 100 मीटर के दायरे में, मतलब 100 मीटर दूर होके आप काम कर सकते हैं। होर्डिंग पोस्टर आपके यहाँ नहीं लग सकते हैं। ये सब हरियाणा एक्ट में आता है जो हैस्मा लगा हुआ है। तो उस समय यूनियनें बहुत सारी चल रही थी, तो उस समय मैं गया मिलने के लिए। हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने बोला कि आप एक लेटर तैयार करें, संजय विनायक जोशी जी हैं, उनसे मिलवाता हूँ। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसी समस्या हैं, कर्मचारी की बात हम आगे रख नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि एक काम करो चंद्रकेतु, ये कर्मचारी की समस्या है, तो कर्मचारी की समस्या के लिए कौन है यहाँ पे, भारतीय मजदूर संघ, जो लेबर प्लेटफॉर्म पे काम करती है, यूनियन है वो। तो मैंने बोला मैं भाई साहब नहीं जानता हूँ किसी को, मैं तो आपके पास आया था, आप बताएं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने उसी समय वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन किया। उस समय अनीश मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको फ़ोन किया। उन्होंने फिर मुझे समझा, उनको सारी बातें समझाया कैसे ऐसे बात है। फिर धीरे धीरे हम भारतीय मजदूर संघ में जुड़े और संघ की रीति नीति को बड़े गहराई से समझना शुरू किए, क्योंकि पहले भी हम संघ की रीति नीति को समझते थे, क्योंकि हमारे दादाजी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे वेद पे, और दिल्ली से अलग अलग जगहों से लोग जाते थे, उनका वीडियो क्लिप बना के लाते थे और वो सब चीज़ें प्रसारण होता था उस समय। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। हम जोशी जी से मिले, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के बारे में बताया। मैंने भी पहले गूगल सर्च किया ये क्या है नहीं है, फिर मैं वहाँ पे जाके मिला। मिलने के बाद उनको जब मेरे बारे में समझ में आया कि नहीं लड़का अच्छा है, मेहनती है, काम करेगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमारे भारतीय मजदूर संघ के पार्ट बने। जी, तो फिर हमने बोला कि ये कैसे हो सकता है, तो बोला एक यूनियन आपका एक होना चाहिए जिसमें आपका दायित्व हो। तो पहला यूनियन हमारे पास था देसू मजदूर संघ। अच्छा, पहले से चल। हाँ, जो यूनियन हमारे यहाँ पे चल रहा था, उसमें हमारा दायित्व संगठन मंत्री का मिला मुझे। संगठन मंत्री का जो काम होता है, हम संगठन पे ध्यान देने लगे, संगठित होने लगे, लोगों को संगठित करने लगे। धीरे धीरे मुझे लगा कि यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी जो है 26,000 कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं। मैंने बोला इनका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं और इनके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ें था कि चंद्रकेतु मिश्रा मतलब आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बात रखेगा तो सिर्फ आईटी का रखेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 126 इंजीनियर हैं बीएसईएस में, जो राजधानी की बात कर रहा हूँ। इसके दो पार्ट हैं, एक यमुना पावर लिमिटेड, एक राजधानी पावर लिमिटेड। राजधानी में 126 लड़के काम करते हैं। तो हमारा ये सब चीज़ें चलता रहा। फिर सब ने बोला कि अरे ये तो आईटी का ही काम देखता है, सिर्फ आईटी वालों को सपोर्ट करता है, ये यूनियन में आ भी जाएगा तो आईटी बारे में सोचेगा, उसके लिए करेगा। बिल्कुल। हमने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फिर हमने पता किया कर्मचारी कितने हैं, तो बताया 26,000 कर्मचारी हैं। क्या क्या है इसका, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया में हम इनको रखे हैं, उसमें दिखा कि ड्राइवर है, लाइनमैन है, फिर सिटिंग स्टाफ हैं, इंक्लूडिंग आईटी को लेकर सारा कुछ मिला के हम 26,000 कर्मचारी होते हैं। हमने बोला इनका बात उठाने के लिए हमें एक यूनियन, मजबूत यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पहले वाली यूनियन थी वो डेसू मजदूर संघ, मतलब वो हाँ जो गवर्नमेंट वाला था। हमें लगा कि इनको जो है आउटसोर्स, हाँ आउटसोर्स कर्मचारी, बीएसईएस कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी, यूनियन तो सभी लोगों ने बनाया है, इन तीनों को लेके हम कैसे चल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बड़ा गहन चिंतन हुआ 10 दिन तक। उसके बाद हमने 26 जुलाई 2025 में एक यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका नाम दिया दिल्ली विद्युत मजदूर संघ। इसमें 80% लोग आउटसोर्स हैं, 10% लोग हमने रखा सरकारी वालों को, और 10% रखा जो कंपनी के पेरोल पर है। हाँ, ये हमने अपने संविधान में लगाया। लेकिन सबको यही था कि मतलब कितने मेंबर अब तक हो गए हैं? अभी हमारे पास 1200 मेंबर हैं ऐसे। हाँ, जो जिनका स्लिप है हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेंबर हैं। लेकिन कंपनी में, हाँ कंपनी में ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है पता नहीं इस यूनियन में जुड़ेंगे तो कहीं हमें नौकरी से निकाल ना दे, ये डर के वजह से लोग नहीं जुड़ना चाह रहे थे। तो हमने बोला कि नहीं, इसको सिर्फ अभी आउटसोर्सिंग पे ही रहने दें, आउटसोर्स वाले मुद्दे पर ही हम काम करेंगे।
अभी हम सरकारी वाले पे नहीं जाएंगे। तो आउटसोर्स वाले मुद्दे पर काम करना शुरू किया। पहला उपलब्धि हमें मिला, रजिस्टर्ड होने के बाद हमने एफिलिएशन के लिए दिया भारतीय मजदूर संघ को। इन्होंने एफिलिएशन अभी हमें मार्च में दिया। मार्च में हमें सर्टिफिकेट इशू हुआ कि हाँ जी है, भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड यूनियन ये दिल्ली विद्युत मजदूर संघ है, जो कि यहाँ के एम्प्लॉय के लिए काम करेगी। ये तो हो गया आपके ऑफिस का और मजदूरों से रिलेटेड, वर्करों का जो कॉल में कर रहे हैं। अब थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। जी जी जरूर। क्योंकि आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़े रहे, फिर बीजेपी में आए जी। और जो चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में काउंसलर का चुनाव है 2027 में जी, तो क्या चंद्रकेतु मिश्रा जी अपने लिए काउंसलर का उम्मीदवार के तौर पर टिकट मांगेंगे? क्या चंद्रकेतु मिश्रा जी चाहते हैं कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आकर समाज सेवा किया जाए? देखिए, समाज सेवा करने के 3 तरीके हैं। मैंने तीनों तरीके पे काम किया है। पहला तरीका था कि संगठन के रूप में काम करना, जो हमने अपना पूर्वांचल परिवार बना के हमने संगठित किया, लोगों को संगठन के लिए काम किया। उसके बाद हम पॉलिटिक्स लाइन में आए, आम आदमी पार्टी वाले में, वहाँ भी काम किया। अभी मैं भाजपा में हूँ, तो मैं भाजपा की बातें करता हूँ। उसमें क्या है कि संगठन के लिए अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ जो भी होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसको उसी तरीके से काम कराना। तो हमें ये लगता है कि संगठन में हमारे कार्य को देखते हुए, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो संगठन का होगा, वो संगठन का होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम अपना कार्य करें, संगठन उस चीज़ को देखता रहे कि हाँ ये लड़का कैसा है, काम करने लायक है या नहीं है, वो संगठन का निर्णय होना चाहिए। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा इच्छा है कि हमको यहाँ से काउंसलर बनना है, ये मेरा इच्छा है। हाँ बिल्कुल। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स में तो हैं, लेकिन कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो चंद्रकेतु मिश्रा चाहते हैं कि चुनाव लड़के और काउंसलर कम से कम बना जाए। स्टार्टिंग जो फर्स्ट सीढ़ी है जी बिल्कुल, तो इसके लिए तैयारी आपने शुरू कर? तैयारी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, ग्राउंड वर्क हमारा ओके है। कौन सा सीट आप अपने लिए कंफर्टेबल मानते हैं? दरियागंज का जो काउंसलर सीट है जी, मतलब दरियागंज का काउंसलर सीट हो गया आपका। दरियागंज से और लेके निजामुद्दीन नगली, ये सब कुछ उसी में आता है। पहले दिमाग में ये चलता था कि सिर्फ संगठन के लिए काम करें। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 5-6 झुग्गियाँ हैं। पहले ग्यासपुर, बहलोलपुर, इस पे हम आते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा बिजली की व्यवस्था नहीं थी पहले, अभी कुछ टूट गया है, अभी हाँ कम हो गया। अब झुग्गी कम हो गया, क्योंकि ग्यासपुर में जो है बंसेरा पार्क बन गया, उसे तोड़ दिया गया, बंसेरा पार्क बना दिया गया। वो डीडीए का लैंड था, लोग रह रहे थे, लेकिन उनको बिजली देने का काम हमारा था कि हम कैसे भी करके इनको बिजली दें। उन लोगों की जो भी समस्याएं होती थी हम सुनते रहते थे कि क्या है नहीं है, तो इन लोगों का सारा व्यवस्था हमने कराया। बहलोलपुर, ग्यासपुर, इस सब पे हमने काम किया। इन लोगों के झुग्गी वालों को, जो झुग्गी टूटा उन लोगों को कहीं विस्थापित किया गया है या बिल्कुल ऐसे नहीं, अभी विस्थापित नहीं किया है। तो वो लोग कहीं ना कहीं किराए वगैरह पे? हाँ, किराए पे रह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी झुग्गी में रह रहे हैं। देखिए, विस्थापित करने के लिए भाजपा सरकार ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये नारा शुरू से आपने सुना है। इन्होंने गोविंदपुरी में कुछ मकान बनाया, हाँ बहुत सारे फ्लैट तैयार किए, लगभग 2600 फ्लैट उसमें थे। 3200 फ्लैट थे जी। 3200 फ्लैट तैयार हुआ, वहाँ पे उन्होंने दिया सभी को रहने के लिए। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ पे झुग्गी बहुत ज़्यादा है, झुग्गी वासे हमारे पास बहुत सारे हैं, लाख हैं। तो इसीलिए जो है हम उसी हिसाब से देख रहे हैं कि हम और कहाँ कैसे बना के इनको, क्योंकि स्थापित तो करना है इनको। क्योंकि जब नारा मोदी जी ने दिया है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो मकान तो इन लोगों को मिलेगा, उस पर काम भी हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं आपके मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी ने भी कहा है कि झुग्गी जो है 2025 तक जितने भी झुग्गी हैं उन सबको अगर तोड़ा जाता है तो उसे अस्थायी कहीं ना कहीं मकान दिया जाएगा। ये आश्वासन उन्होंने दिया है, क्योंकि खास तौर पर विपक्ष दिल्ली ही नहीं पूरे देश में ये लोगों को समझाने का काम कर रही है कि बीजेपी जो है अमीरों की पार्टी है, बनिया की पार्टी है और अपर कास्ट की पार्टी है। गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए, गांव के लोगों के लिए कुछ नहीं करती है।
इसे साबित करने के लिए बीच बीच में बीजेपी कुछ न कुछ बयान तो दे रही है, जी। लेकिन इसके बावजूद जी। भी सबसे ज्यादा अगर झुग्गी या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा चला है, बिल्डिंगें तोड़ी गई है, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में। इस कारण लोग असमंजस में है कि झुग्गियां तो बहुत सारी टूट रही है, अभी भी टूट रही है, लेकिन उन्हें 3200 मकान बना देने से ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। जी 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 जी। तो इन लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे कि जो लोग तोड़े गए हैं उन्हें मकान मिल भी पाएगा, या बस कह दिया खाना पड़ती है? नहीं, देखिए, मैं जब भाजपा में जुड़ा भी था जी जी, तो मैं इसी के लिए जुड़ा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। ठीक है, तो विश्वास तो भाजपा पे है। अब सबसे पहला आपने सवाल पूछा कि लोग कहते हैं अमीरों की पार्टी भाजपा। आप मयूर विहार में चले जाइए, वहां पे सियाराम कनौजिया हैं, आप जानते होंगे उनको, वो झुग्गी में रहते हैं। काउंसलर का जब टिकट देने की बारी आई, हमारे उस कार्यकर्ता को दिया गया जो झुग्गी में रह रहे हैं। भले हम जीत नहीं पाए उस सीट पे, लेकिन ये कहना कि भाजपा सिर्फ अमीरों की पार्टी है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उन पे भाजपा ध्यान देती है। ये मैंने हर जगह देखा है। चंदन चौधरी को ले लीजिए, संगम बिहार से हैं, पहले वो काउंसलर हुआ करते थे, आज वो एमएलए हैं। तो अमीरों की पार्टी हम कैसे कहेंगे? वो हमारे कार्यकर्ता को टिकट दिया। नहीं, ठीक है, पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं तो उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। सवाल ये नहीं है कि पार्टी ने किसको पद दिया या किसी को एमएलए बना दिया, काउंसलर बना दिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया अनजान चेहरा को। सवाल ये है कि जो मास है, मास में जो आप कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे और अगले दिन झुग्गी तोड़ देते हैं, तो इसको लेके लोगों में असमंजस है कि झुग्गी वासियों को क्या वाकई मकान मिल पाएगा। देखिए, अभी कुछ फ्लैट तैयार हो रहे हैं कड़कड़डुमा के पास, वहाँ भी फ्लैट इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं जैसे यहाँ पे 3200 फ्लैट तैयार किए गए, इसी तरीके से। और आपने देखा होगा मन की बात भी जो हाल फिलहाल में हुआ, उसमें भी ये बात रखा गया कि झुग्गीवासी परेशान ना हो, झुग्गीवासी के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो नारा दिया गया वो बिल्कुल सही और धरातल पे दिखेगा भी। वो तभी दिखेगा कि हर जगह, हमारा ऐसा मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा जगह इनको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, उम्मीद ये जता। चलिए अभी युवाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा जब कुछ होता है तो युवा सबसे पहले आते हैं। जी। पीछे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वायरल हुआ और सभी लोगों को लगा कि पता नहीं, कुछ लोग कहते थे नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, और फिर से अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला प्रदर्शन तो काफी हंगामेदार हुआ था, हंगामेदार मतलब कि काफी लोग जुटे थे, मुझे लगता है पिछले बार काफी जंतर मंतर पूरा भर गया था, लेकिन इस बार भीड़ कम है। क्या लगता है ये कॉकरोच जनता पार्टी या जो राहुल गांधी का जो बयान आता है या जो विपक्ष का बयान आता है अलग तरीके से, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा इन लोगों का जवाब दे पा रही है, युवाओं को संतुष्ट कर पा रही है? क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो नीट परीक्षा में पेपर लीक होना, और नीट को तो चलिए अब संभाल लिया गया दोबारा। इसके बावजूद अलग अलग स्टेट पे परसों ही राजस्थान का एक पेपर लीक हुआ, उसे कैंसिल कर दिया गया। मतलब हर एक महीना कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में एग्जाम का तारीख बढ़ा दिया जाता है। तो युवा जो है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने पिछले सरकार को नहीं देखा, कुल मिला के कांग्रेस के जमाने में क्या हो रहा था, 15 साल पहले क्या हो रहा था, आज के युवाओं को नहीं पता है। बिल्कुल सही है। तो वो तो ये जानना चाहते हैं, हमें जवान हो गया हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैंने अच्छा शिक्षा प्राप्त किया है, और आप हमारा हक एक ऐसे लोगों को दे रहे हैं पेपर लीक करवा के या किसी भ्रष्टाचार के तहत आप उसे नौकरी दे देते हैं। ये सब चीज जो चल रहा है, इसे समझाने में भाजपा कैसे कामयाब होगी? बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, अभी क्या है, पेपर लीक वाले मामले, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो है कि पहले के ज़माने में भी होता था, पहले की सरकार में होता था, मैं उस चीज़ पे नहीं जाता। जो जिनकी सरकारें थी, जिस समय जैसा हुआ, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और
अभी जो है, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी मोदी जी का भी पूरा फोकस इसी चीज़ पे है कि कैसे करके ये जो है, जो धांधली चल रहा है, जो रैकेट ये तैयार हुआ है कि कहाँ से किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, इस पे वो विशेष ध्यान दे के उन लोगों पे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। युवाओं के लिए एक संदेश है इसी में कि युवा हतोत्साहित अभी ना हो, इस वर्ष में उनको अच्छी चीज़ें दिखने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो कमियां हैं उसे दुरुस्त करने के जी। लिए सरकार काम कर रही है जी। और भरोसा उसी पे करें जो जी। भरोसा के लायक हो। बिल्कुल सही। जिन्होंने पहले कुछ ऐसा किया ना हो उस पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। लास्ट में आप अपने खासतौर पे क्षेत्रवासी, चाहे दरियागंज नगर निगम कह लीजिए, जी। के मतदाताओं से या दिल्ली के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से वे क्या सोचे और क्या क्या ध्यान में रखे बीजेपी के बारे में और विपक्ष के बारे में? देखिए, यहाँ दिल्ली के मतदाताओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा, सुशासन की सरकार आप चाहते हैं कि सुशासन की सरकार बनी रहे, तो भाजपा सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार आपके पास मिलेगी नहीं। पहला चीज़ तो यही है। पहले के टाइम पे आप देखते थे एक एक लिंटर डलता था, उसमें लोग 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये ले लिया करते थे। जब आप घर बना रहे हैं, ढांचा तैयार कर रहे हैं, पिलर डलता था, तो उस समय क्या होता था कि लोग जो है एमसीडी से आते थे कि नहीं जी हमको इतना पैसा दो, नहीं तो ये तोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि वो जो है अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो लोगों को ये डर है कि ये हमारे मोदी सरकार है, मोदी जी के कार्यकाल में ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हुआ है। अब हम यही चाहते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे जनता जनार्दन हैं, सबको एक बार शिक्षा नीति पे ध्यान देना चाहिए। पहले की शिक्षा नीति और अभी की शिक्षा नीति पे आप देखें, शिक्षा नीति में सुधार हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, हम एक ही स्कूल को 3 तरीके से दिखाते, 3 बार फोटोग्राफी होता था और उसको हम दिखाते थे, कहते थे कि नहीं हमारा शिक्षक बहुत बढ़िया है, ट्रेनिंग इस प्रकार किया जा रहा है। अभी का शिक्षा नीति आप देखिए, पिछले वर्ष जब सरकार भाजपा की नहीं थी यहाँ पे, उस समय का परसेंटेज और अभी के परसेंटेज में देखिए अंतर है। उस समय हम जब शिक्षक से मिलते थे तो कहता था कि भाई साहब हम लोग तो जा रहे हैं, जैसा आदेश आता है वैसा करते हैं। और अभी वाले में क्या है, सभी लोग कहते हैं कि अगर टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो पहले तो अटेंडेंस कट हो जाता है, कभी भी जो है मंत्री जी लोग आते हैं, विजिट कर लेते हैं, सरप्राइज विजिट हो जाता है। तो शिक्षा नीति में भी सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य नीति को देख लीजिए, पिछले वर्ष अगर आप देखे होंगे, इस गर्मी के मौसम में लू लगने की वजह से कितने लोग एडमिट हो जाते थे। अभी आप भाजपा की सरकार में ये देख रहे हैं कि लू लगने से लोगों को परेशानी हो कि लू लगे और उसके बाद वो एडमिट हो, उसके लिए इन्होंने अलग अलग जगह पे औषधि केंद्र खोल दिया। औषधि केंद्र देके वहाँ पे दवाई का व्यवस्था, प्लस रोड पे भी आप देख रहे होंगे, मैं राहत कैंप लगाया, मैंने भी कल भी देखा और जगह पे कि राहत कैंप लगे हुए हैं। ट्रक में पानी पीने का व्यवस्था रखा हुआ है कि सबको पानी पिलाया जाए। बिल्कुल, मतलब परेशानी हो उससे पहले ही उस परेशानी को दूर करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। जगह जगह धूप से बचने के लिए टेंट लगाए गए हैं, वहाँ कूलर एसी भी लगा हुआ है और ये वाकई बहुत अच्छा काम है। और समस्याओं को आने से पहले परख के उस पर ध्यान देने के लिए अगर काम किया जाए तो वाकई समस्याओं को आने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। परसों शायद रेखा गुप्ता जी ने एक मीटिंग लिया था कि जो हमारे यहाँ पोल्यूशन नवंबर में बढ़ जाता है, तो उसका प्रावधान अभी से ही नियम बनाना शुरू कर दिया है कि उस समय क्या किया जाए ताकि वो समस्या फिर से ना आए, पोल्यूशन स्तर पे ना जाए। उसके लिए अभी से ही वो काम कर रही है। जमुना की बात करेंगे तो जमुना पे भी सफाई का बिल्कुल काम हो रहा है और काफी अच्छा वर्क हो रहा है। मिश्रा जी हमारे साथ आए, इन्होंने अपने जीवन की वो सारे पहलुओं को आपके सामने रखा। बिहार के भागलपुर जिला के मिश्रापुर गांव से निकल के आए और दिल्ली के लगभग आधा से ज़्यादा दिल्ली वासियों को घरों में जो बिजली सप्लाई हो रहा है उसके टेक्निकल सिस्टम को संभालने का काम मिश्रा जी कर रहे हैं। एक छोटे से गांव से आके दिल्ली वालों को बिजली उनके घर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। और जो आज 24 घंटा आपके घरों में बिजली पहुंच रहा है,
केजरीवाल कहते थे कि 24 घंटा जी, बिजली, जी। 24 घंटा बिजली, तो उन सारी टीम के बैकएंड में भी आप लोग ही जी, काम कर बिल्कुल, रहे होंगे, तभी बिल्कुल, 24 घंटा बिजली बिल्कुल। यहाँ मिल पा रहा है। तो ये सारी चीजें मिश्रा जी के बारे में हमने आपको बताया। अगले बार एक और कोई विशेष लोग के साथ हम यहाँ हाजिर होंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने मौका दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।